जय हिंद। आज लेके फिर हम हिंदी का क्लास आप लोगों के साथ उपस्थित हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पेपर जो है कब का है, आपको बता देते हैं। ये पेपर देखिए यहाँ दिया है, उत्तर प्रदेश प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2021 17 अगस्त 2021 को ये पेपर कराया गया था। ठीक है, उसका जो है कि हिंदी हम लेके आप लोगों के साथ उपस्थित हैं, जो कि हिंदी के ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज जो है कि देखे जाएंगे। ठीक है, तो आइए बिल्कुल देर न करते हुए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन के तरफ, ज़्यादा देर न करते हुए। जैसे पहला क्वेश्चन, चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। और जैसे कि हम लोग प्रतिदिन एक करते हैं कोटेशन, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आज का मेरा प्यारा सा कोटेशन है कि तन्हा तो तू भी कम नहीं है, तन्हा तो तू भी कम नहीं है, बस कहता फिरता है कि कोई गम नहीं है, बस कहता फिरता है कि कोई गम नहीं है, किसी रोज़ मर्दानगी के चोले को उतार फेंकना, किसी रोज़ मर्दानगी के चोले को उतार फेंकना, अपने जख्मों को बयां करते वक्त तू भी रो पड़ेगा फिर देखना, अपने जख्मों को बयां करते वक्त तू भी रो पड़ेगा फिर देखना। तो ये जो है कि हम लोगों का आज का जो है कि बहुत ही प्यारा सा कोटेशन था। और सारी चीज़ को देखते हुए हम लोग फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। और कभी कभी इंसान हमेशा हंसता रहता है, हमेशा बोलता रहता है कि हमको कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार किसको परेशानी नहीं होती है? दुनिया में अगर आए हो तो परेशानी तो सबको होती है, कभी ना कभी तकलीफ़ हर एक इंसान को होती है। बस अपने आप से ये कोशिश करना कि तुम किसी दूसरे की तकलीफ़ ना बनो। ठीक है, अगर बनना होगा तो कभी मरहम बनना। ठीक है, तकलीफ़ किसी को दिल से कोशिश करना कि न दी जाए, यही ज़िंदगी का वसूल है, मानवता भी यही कहती है। खैर चलिए, सारी चीज़ों को विराम करते हुए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। और आज का ये पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि भक्ति काल के किस कवि ने बैरो नायिका भेद लिखा है? ए रहीम, बी रसखान, सी नंददास, डी कृष्णदास। ठीक है, तो भक्ति काल की अगर बात की जाए तो भक्ति काल के कवि जो थे, बैरो नायिका जो जिन्होंने भेद लिखा है, उनका नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। इज़ द राइट आंसर ए हो जाएगा, अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, रचिता है। और ये जो है ना, बैरो अवधि का अपना छंद है। किसका है? तो अवधि का। ठीक है, बैरो नायिका भेद का सर्वोच्चतम ग्रंथ है। किसका है? बैरो नायिका भेद का सर्वोच्चतम ग्रंथ है। इसमें भिन्न भिन्न नायिकाओं के केवल उदाहरण दिए गए हैं। क्या किए गए हैं इसमें? तो उदाहरण दिए गए हैं। रहीम ने बैरो छंद में गोपी विरह वर्णन भी किया है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। इस द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि उत्तर रामचरित का प्रधान रस है, कैसा है? तो ए कह रहा है शांत है, करुण है, श्रृंगार है, वीर है। ठीक है, अगर इसकी अगर बात की जाए तो उत्तर रामचरित का जो प्रधान रस है वो करुण है। ठीक है, इज़ द राइट आंसर बी हो जाएगा, करुण रस में ये लिखा गया है। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा की पॉइंट देख लेते हैं कि उत्तर रामचरित भवभूति का, किसका? भवभूति का सर्वोच्चतम कृष्ण नाटक है।
इसकी गणना संस्कृत के शीर्ष नाटकों में की जाती है। यह 7 अंकों का करुण रस, क्या है, करुण रस प्रधान नाटक है। तो ये क्या इसका है, तो नाटक, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। उत्तर रामचरित क्या है, ये एक नाटक है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उर्दू आगत शब्द है। क्या कह रहा है, उर्दू आगत शब्द है। फारसी, अरबी, पश्तो, तुर्की। अगर उर्दू की बात की जाए तो ये तुर्की शब्द है, ठीक है। इज द राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, तुर्की शब्द है। देखिए, उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। इसका अर्थ जो होता है उर्दू का, शाही, शिविर या खेमा, ठीक है। तुर्कों के साथ साथ यह शब्द भी भारत आया और यहाँ इसका आरंभिक अर्थ खेमा, सैन्य पड़ाव पड़ा, ठीक है। कालांतर में उर्दू शब्द भाषा के रूप में व्यवस्थित होने लगा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, उर्दू की उत्पत्ति ब्रज भाषा से मानी जाती है। उर्दू की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो ब्रज भाषा से। किसके अनुसार मानी जाती है, तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ठीक है। उर्दू भारत की शासकीय भाषाओं में से एक है। जिस समय हमारे यहाँ मुग़ल राज कर रहे थे उस समय हमारे देश की राज्य भाषा जो है उर्दू हुआ करती थी, ठीक है। और यह जो है उर्दू पाकिस्तान की क्या है, राष्ट्रभाषा है। किसका, पीके, पाकिस्तान का क्या है, राष्ट्रभाषा है, ठीक है। तो इस तरह से इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक में उपसर्ग का प्रयोग है। कुनकुनाना, कुनकुना। बी कह रहा है कुदरत, सी कह रहा है कुढ़न, डी कह रहा है कुढंग। अगर उपसर्ग की बात की जाए तो उपसर्ग आगे लगता है। उपसर्ग कहाँ लगता है, तो सॉरी कहाँ लगता है, ये आगे लगता है। अगर आगे की बात की जाए तो इसमें कु लगा है, इसमें कु लगा है, इसमें कु लगा है, इसमें कु लगा है, लेकिन ये भी अधूरा है, ये भी अधूरा है। लेकिन ये जो है ना ढंग, ढंग तो बिल्कुल सही है, ठीक है। ढंग, और ढंग में क्या लगा है, तो कु लगा है, कुढंग हो गया है। कुढंग का मतलब होता है बिल्कुल, कुढंग, कुरूप, ऐसे अनेक आपको शब्द मिल जाएंगे, ठीक है। इसका इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है। कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है, ठीक है। तो भाषा भूषण, शिवराज भूषण, ललित ललाम, अंग दर्पण। तो अलंकार ग्रंथ नहीं है की बात की जा रही है, तो इसमें इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। अंग दर्पण जो है ये ग्रंथ नहीं है, ठीक है। तो अंग दर्पण जो है ना रसलीन की रचना है। किसकी रचना है ये, तो रस लीन की रचना है, ठीक है। किसकी रचना है, रसलीन की रचना है। इनमें नखशिख वर्णन है। इसमें वर्णन किसका किया गया है, तो नख, ठीक है, सीख, नखशिख का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति में समास है, चलिए तो आइए देखते हैं। जैसे कि कहा गया है इसमें कि यथाशक्ति में समास है। ए कह रहा है अव्ययी भाव है, बी कह रहा है बहुव्रीहि है, सी कह रहा है द्वंद्व है, डी कह रहा है तत्पुरुष है। अगर यथाशक्ति की बात की जाए तो इसको जब हम तोड़ेंगे ना तो ये हो जाएगा कि शक्ति के अनुसार। जैसे नहीं होता है कि आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार जो भी है हमको दान दे दीजिए,
ठीक है, ऐसे लोग मांगते हैं, बहुत जगह आप देखे होंगे। ये हर धर्म में होता है, कोई मैं एक पर्सनल धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे धर्म की बात नहीं आनी चाहिए। ऐसा होता है ना, जैसे गरीब लोग जाते हैं तो बोलते हैं यथाशक्ति के अनुसार आप जो भी हमको दे देंगे। तो यथाशक्ति की अगर बात की जाए, ठीक है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा। यथाशक्ति के अनुसार अव्ययी भाव समास है। जिस समास, अच्छा अव्ययी भाव में आप देख लीजिएगा कि इसका पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है, क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, ठीक है। इसमें अगर उदाहरण की बात की जाए ना तो अनेकों आ जाएंगे, जैसे आजन्म, आमरण, प्रतिदिन, यथासंभव, अभी आपको यथाशक्ति बोला गया है क्वेश्चन में। तो ये बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। तो इस तरह से इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी के मार्क्सवादी, ठीक है, समीक्षक हैं तो कौन है? ए कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी कह रहा है डॉक्टर नगेंद्र, सी कह रहा है डॉक्टर नामवर सिंह और डी कह रहा है नंद दुलारे वाजपेयी, ठीक है। अगर इसका बात की जाए मार्क्सवादी की, तो ये डॉक्टर नामवर सिंह को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो डॉक्टर नामवर सिंह हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं। छायावादी इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमान, वाद विवाद, संवाद इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं, ठीक है। इस तरह से इज द राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन हैं? ए कह रहा है प्रताप नारायण मिश्र, बी कह रहा है बालकृष्ण भट्ट, सी कह रहा है लज्जा राम शर्मा और डी कह रहा है रामकृष्ण दास, ठीक है। तो अगर इसकी बात की जाए तो इज द राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, राधा कृष्ण दास। क्या है? राधा कृष्ण दास इज द राइट आंसर, डी हो जाएगा। तो ये कब लिखा गया था? तो लिखा गया था 1890 में। कब लिखा गया था? 1890 में लिखा गया था। यह उपन्यास गोवध, कौन सा? गोवध निवारण की भावना से लिखा गया था। यह उपन्यास जो है किस भावना से लिखा गया था? तो गोवध भावना से लिखा गया था। और यह हिंदी का पहला उपन्यास है। यह हिंदी का पहला उपन्यास है, ठीक है। यह हिंदी का पहला उपन्यास है, ठीक है। चलिए, तो जैसे हम लोग देख सकते हैं कि बालकृष्ण राधा कृष्ण दास जी ने लिखा है। इनकी रचना कब ये हो गई थी? तो 1890 में लिखा गया था। तो यह जो है कि गोवध निवारण के लिए लिखा गया था, ठीक है, भावना से लिखा गया था। और यह हिंदी का पहला पूर्ण उपन्यास था। तो यह हिंदी का पहला जो है फर्स्ट जो है कि उपन्यास था जो कि पूर्ण लिखा गया था, ठीक है। क्या लिखा गया था? तो पूर्ण लिखा गया था, ठीक है। तो इस द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है ना कि एक वाक्य शुद्ध है, एक वाक्य शुद्ध है। ए कह रहा है तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी। बी कह रहा है सभा में उपस्थित हर एक सदस्य का यही मत था। सी कह रहा है ऋषि मुनि आदियों के द्वारा हमें ज्ञान मिला। डी कह रहा है अनसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी, ठीक है। तो इसमें शुद्ध वाक्य हमको देखना है। तो इसमें इज द राइट आंसर डी हो जाएगा, अनसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी, ठीक है।
इज द राइट आंसर डी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। मतलब कौन ऐसी भाषा है जो सौर सैनी के अंतर्गत नहीं आती है। ए कह रहा है गुजराती, बी कह रहा है सिंधी, और सी कह रहा है राजस्थानी, डी कह रहा है पश्चिमी हिंदी। अगर सौर सैनी की अगर बात की जाए, ठीक है, तो इसमें इज द राइट आंसर बी हो जाएगा, सिंधी इसके अंतर्गत नहीं आती है। सिंधी ब्राह्मण अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आती है, तो ब्राह्मण अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इस तरह से इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, और अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, ये तीनों की अगर बात की जाए ना, तो ये सौर सैनी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इज द राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, क्योंकि हमको नहीं इसमें छांटना था। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नैनों की नीलम की घाटी जिस रस धन से छा जाती हो, वह कौद की जिससे अंतर की शिथिलता ठंडक पा जाती हो। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं। ठीक है, तो ए कह रहा है लज्जा, बी कह रहा है वासना, सी कह रहा है श्रद्धा, और डी कह रहा है काम। ठीक है, तो अगर इसकी बात की जाए कि नैना की नीलम की घाटी किस रसधन से छा जाती हो, वह क्रोध वह कौद की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। अगर इसकी बात की जाए तो ये लज्जा की बात की जा रही है। ठीक है, कामायनी के लज्जा सर्ग से लिया गया है। ठीक है, और कामायनी के लेखक कौन है, तो आप लोग जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इसको किसने लिखा है, तो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। ठीक है, इसका इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ, वाक्य में अपेक्षित है। ए 3 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम, बी कह रहा है 3 अल्प विराम और 1 योजक चिन्ह और 1 पूर्ण विराम, सी कह रहा है 4 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम, डी कह रहा है 4 अल्प विराम, 1 योजक चिन्ह और 1 पूर्ण विराम। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए ना, तो इसमें से कोई नहीं होगा। इसमें से कोई नहीं होगा। अगर इस प्रश्न की बात की जाए तो इसमें 2 अल्प विराम, कितना होगा, 2 ठो क्या होगा, चलिए 1 मिनट। अगर 12 की बात की जाए तो इसमें 2 अल्प विराम होंगे। ठीक है, और 1 पूर्ण विराम होगा। एक क्या होगा, पूर्ण विराम होगा, जो कि ये तीनों में नहीं दिया है। ठीक है, तो अगर इससे देखा जाए तो 2 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम होगा। तो इसमें से जो चारों ऑप्शन है, ये चारों के चारों ऑप्शन गलत दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इसमें से आंसर कोई नहीं होगा। तो जैसे 5वां ऑप्शन हम लोग रख सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओह सॉरी, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं। अज्ञेय, निराला,
मुक्तिबोध, धूमिल। ठीक है, तो अगर इसकी बात की जाए तो मुक्त छंद के अगर प्रवर्तक माने जाते हैं तो निराला जी माने जाते हैं। इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए इसमें देख लेते हैं। हिंदी में मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। उन्हें आज औदात्य और विद्रोह का कवि कहा गया है। किसका कवि कहा गया है? तो औदात्य, ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि कहा गया है निराला जी को। ठीक है, इस तरह से इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है रत्नाकर ओपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? ए कह रहा है महायानी सिद्ध, बी है ब्रजयानी सिद्ध, सी है नाथ और जी है जैन। अगर इसकी बात की जाए तो ये ब्रजयानी सिद्धि की से संबंधित है। ठीक है, ब्रजयानी सिद्धि से संबंधित है। ठीक है, इसका इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? निश्चय, ठीक है, यण संधि है, दीर्घ संधि है, अच्छा सॉरी, पहला कह रहा है गुण संधि है, दीर्घ संधि है, यण संधि है, विसर्ग संधि है। अगर निश्चय की बात की जाए तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा आपका डी, विसर्ग संधि के अंतर्गत ये आएगा और इसका संधि हो जाएगा निधन चय। तो क्या हो जाएगा, ये विसर्ग जो टूटेगा वो किस में टूट जाएगा? तो आधा स में हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये किस में हो जाएगा? विसर्ग में। ठीक है, तो ये निश्चय जो है विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा और निधन चय होगा इसका संधि विच्छेद। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा है। फिर से खून सवार होना, सिर पर भूत सवार होना, सिर पर कफन बांध लेना, आँखों में खून उतर आना, आँखों में खून उतर आना। ठीक है, तो इस तरह से मरने के लिए तैयार हो जाना का मतलब है कि सिर पर कफन बांध लेना। इज द राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, सिर पर कफन बांध लेना इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि किसी वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। ए लड़के बोले, बी लड़के ने कहा, सी लड़कों ने कहा, डी लड़के ने लड़कों से कहा। एक वचन की बात की जाए, ठीक है, अगर एक वचन की बात की जाए तो इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। लड़की ने कहा एक वचन है। ठीक है, कोई सामने लड़का है उसकी बात की जा रही है कि लड़के ने कहा। ठीक है, इस तरह से इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 कुमार चरितम के रचनाकार हैं। 10 कुमार चरितम के रचनाकार हैं दंडी, माघ, बाणभट्ट, कालिदास। ठीक है, अगर 10 कुमार चरितम की बात की जाए तो ये दंडी के द्वारा रचा गया है। इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। यह कथा ग्रंथ है। क्या है? कथा ग्रंथ है। आचार्य दंडी ने इसको लिखा है। काव्य दर्श और अवंती सुंदरी कथा। ठीक है, दंडी की अन्य कृतियाँ हैं। इनकी अन्य कृतियाँ क्या है? तो काव्य दर्श और अवंती सुंदरी कथा दंडी की अन्य
कृतियाँ हैं, ठीक है, 2 कृतियाँ और इनकी याद रखिएगा, काव्यदर्श और अवंती सुंदरी कथा, ठीक है। इस तरह से इस द राइट आंसर इनका ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरसों के सुंदर प्रभाव को मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का सुलाह देखा, हुलास देखा, हुलास देखा, ठीक है। आइए एक बार रिपीट करते हैं फिर से कि सरसों के सुंदर प्रभाव का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा। पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? ए हरिवंश राय बच्चन, बी भगवती शरण वर्मा, सी विद्यावती कोकिल, डी सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। तो अगर इसकी बात की जाए तो सुभद्रा क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा ये लिखा गया है। इस द राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। ये उल्लास कविता से उत्कृष्ट है। ये जो पंक्तियां हैं ये किससे लिया गया है? तो उल्लास किससे लिया गया है? उल्लास से लिया गया है, ठीक है। इस द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का, जब ते इतते घनश्याम सुजान, अचानक ही बलसंग सिधारे, कर पै मुख चंद्र धरे, रजनी नित सोचित हूँ तू कहा मन मारे, ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियों में किस संचारी भाव का उल्लेख है? ए मोह, बी स्मृति, सी ग्लानि, डी वितर्क, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए तो ये स्मृति संचारी भाव है, स्मृति की बात की गई है। इस द राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। इस द राइट आंसर बी हो जाएगा, स्मृति, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है, ठीक है। सही नहीं है बताना है। जुलूस रुका है, देवकी राय, बिल्कुल सही है। शिखरों के सूते, ठीक है, शिखरों के सेतु, शिव प्रसाद सिंह, बिल्कुल सही है। तुम चंदन हम पानी, विद्या निवास मिश्र, बिल्कुल सही है। अगर ये 3 सही है तो यही गलत होगा। सदाचार का तावीज, श्रीलाल शुक्ल, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये जो लिखा गया था, ये लिखा गया था 1967 में। कब लिखा गया था? 1967 में। और इसके लेखक जो है ना, हरिशंकर परसाई हैं। कौन है? हरिशंकर परसाई, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो हरिशंकर परसाई, ठीक है, परसाई, ठीक है। हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा गया है। पखडंडियों का जमाना, जैसे उनके दीन फिरे, शिकायत भी मुझे है, उनकी ये और कृतियाँ जो हैं वो हम बता रहे हैं, ठीक है। जैसे उनके दीन फिरे, शिकायत मुझे भी है, अपनी अपनी बीमारी, बैसड़ों की फिसलन, बेईमानी की परत, कहत कबीर, तुलसीदास चंदन घिसे इत्यादि इनकी क्या है? प्रमुख जो है कि निबंध संग्रह है, ठीक है। एक बार और मैं दोहरा दे रहा हूँ इनका, आप लोग याद रखिएगा क्या क्या है, ठीक है। उसके दिन फिरे, शिकायत मुझे भी है,
अपनी अपनी बीमारी, वैष्णों की फिसलन, बेईमानी की परत, कहत कबीर, तुलसीदास चंदन घिसे इत्यादि इनकी पंक्तियां हैं। ठीक है, इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कान पर जू न रेंगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कान के पास धीरे 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 से कहना, कान के निकट नहीं सुनाई देना, कान के जू बाल तक जाते, बिल्कुल ध्यान न देना। ठीक है, इसका बात की जाए तो इज द राइट आंसर डी हो जाएगा कि बिल्कुल ध्यान न देना। ठीक है, इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है तांबे के कीड़े नामक लघु घटना के लेखक हैं। ए मोहन राकेश, बी भुवनेश्वर प्रसाद, सी राम कुमार वर्मा, डी लक्ष्मी नारायण मिश्र। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो ये लघु नाटक है और लेखक हैं भुवनेश्वर प्रसाद। इज द राइट आंसर बी हो जाएगा, इज द राइट आंसर बी हो जाएगा भुवनेश्वर प्रसाद। ठीक है, तांबे के कीड़े लघु नाटक के लेखक भुवनेश्वर प्रसाद हैं। नाटक समालोचक राजकुमार शर्मा ने भुवनेश्वर को विश्व का प्रथम असंगत नाटककार माना है। किसने माना है? तो राजकुमार शर्मा जी ने। ठीक है, इनको क्या माना है? विश्व का प्रथम असंगत नाटककार माना है। डॉक्टर मादन ने तांबे के कीड़े लघु नाटक को आधुनिक बोध का दस्तावेज कहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को दो लोगों ने कहा है। ठीक है, राजकुमार शर्मा जी ने कहा है कि विश्व का प्रथम असंगत नाटककार है। ठीक है, और डॉक्टर मादन ने कहा है कि यह आधुनिक बोध का दस्तावेज है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित है। ठीक है, ए एक प्रश्नवाचक चिन्ह, एक पूर्ण विराम। बी कह रहा है कि एक अल्प विराम और एक पूर्ण विराम। सी कह रहा है एक पूर्ण विराम। डी कह रहा है एक प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर इसका बात की जाए तो बी हो जाएगा एक अल्प विराम और एक पूर्ण विराम। ठीक है, इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी कह रहा है डॉक्टर शांति प्रिय द्विवेदी। ठीक है, तो इसका अगर देखा जाए तो ये इज द राइट आंसर ए हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, देख लेते हैं। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल पृष्ठ संख्या 669 में उत्कृष्ट किया गया है। ठीक है, तो जैसे हम देख सकते हैं इज द राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। इसमें 120 क्वेश्चन हैं, 125 क्वेश्चन हैं, जो कि मैं आपको पर डे जो है कि 25 क्वेश्चन इससे करा दूंगा हिंदी का। ठीक है, तो अभी ये सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आगे भी इसी तरह से वीडियो लेके मैं आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।